नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज हम बात करेंगे फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मोशन के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो मोशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फोर्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी पर पुश या पुल करेंगे जब, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस ऑब्जेक्ट में। एक्सेलरेशन मतलब ये हम डिस्कस कर चुके हैं मोशन में। तो एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब उसकी गति में चेंज आएगा टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्टिवली, उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो ये एक तरह का पुश होता है या पुल होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जब उस पर कोई भी पुश या पुल एक्ट कर जाए। तो जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको किसी सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे रखा गया है। अब अगर आप इस पे पुश करोगे या पुल करोगे इस ऑब्जेक्ट को, तो पुश करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी आगे वाली डायरेक्शन में, अगर पुल करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी पीछे वाली डायरेक्शन में। तो ये होता है फोर्स। तो ये जो पुश और पुल होगा किसी बॉडी पे वो होता है फोर्स। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट, उन्होंने फोर्स पे स्टेटमेंट दी है, ठीक है। तो इसीलिए उनके नाम पे ही इसका यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, जो होता है न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स क्या क्या कर सकती है? मान लो किसी बॉडी पे अगर फोर्स एक्ट कर रही है तो क्या तीन चीज़ें पॉसिबल है होना। तो सबसे पहले इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी किसी स्पीड से मान लो मूव कर रही है, ये कोई बॉल है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो अगर इस पर फोर्स आप अप्लाई करोगे, या तो इस पर धक्का दोगे या इसको स्टॉप करोगे, वो भी तो फोर्स है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हुआ इसके मोशन के। तो या तो बॉडी की स्पीड चेंज हो जाएगी, बॉडी की स्पीड चेंज हो जाएगी, मतलब या तो ये रुक जाएगा, पहले ये किसी वेलोसिटी से जा रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था। अब अगर आपने मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स दे दी तो या तो कम हो जाएगी इसकी स्पीड, क्योंकि आपने थोड़ा कम कर दिया, आपने फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दी, या इसको ज़ीरो ही कर दोगे या कम कर दोगे। तो देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। या आप इस वाली डायरेक्शन में दे रहे हो तो 5 से चल रहा है तो अभी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, है ना। तो किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ तो स्पीड चेंज ही हो रही है, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या कर सकता है फोर्स? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मान लो किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई बॉल जा रहा है, अगर आप उस पर फोर्स लगाओ किसी और डायरेक्शन में तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है बॉडी की। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी की शेप चेंज हो सकती है, उसका आकार चेंज हो सकता है। अगर मान लो आप एक बलून पे फोर्स लगाओगे तो वो बलून क्या हो जाएगा, अपनी शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये होती है फोर्स आपके पास में। अब फोर्स दो तरीके की होती है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लो कोई आपके पास बुक है रखी हुई टेबल पे, तो क्या उस बुक पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है? अगर किसी टेबल पे बुक रखी हुई है तो उस पर क्या कोई फोर्स एक्ट कर रही है? तो हाँ, उस पर फोर्स एक्ट करती है। हमेशा देखो, टेबल पे बुक रखी है तो एक बुक की ओर से जो टेबल पे फोर्स लग रही होती है वो क्या होता है? उसका वेट को कैसे लिखते हैं? mg। तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो ये टेबल बुक पे फोर्स लगाएगा, टेबल बुक पे फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, मतलब इसको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो टेबल बुक पे लगा रहा है, टेबल भी तो बुक पे एक फोर्स लगाएगा ना उसको होल्ड करने के लिए। मान लो ये कैसे प्रूव होगा कि टेबल भी बुक पे फोर्स लगा रहा है? क्योंकि बुक आपने वहाँ पे रखी है, अगर टेबल उसको क्या कर रहा है, सस्टेन करके रख रहा है उसी पोजीशन में। मान लो उस पर एक और बुक आप रख दो, एक और बुक उस पर रख दो, तो जब वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये टेबल ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा। जब नॉर्मल रिएक्शन से वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके बाद टेबल उसको होल्ड करके नहीं रख पाएगा और टूट जाएगा। तो मतलब टेबल भी ऊपर की ओर फोर्स
फोर्स लगा रहा है जो उसके वेट को इक्वलाइज कर रही है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, तो जिसकी वजह से बुक जो है वो उसी जगह पे रहती है, मूव नहीं करती है। तो ये जो फोर्सेस होती है इन्हें कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है? ऐसी फोर्सेस जो क्या होगी, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देती है, मतलब रिजल्टेंट जो निकलेगा, नेट फोर्स जो निकलेगी वो क्या होगी? जीरो के बराबर होगी। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होता है mg के, और टोटल फोर्स जो होगी, नेट फोर्स, वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगा बैलेंस्ड फोर्स। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आप एग्जांपल से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ टग ऑफ वॉर चली है, तो आप क्या देखोगे कि ये यहाँ रस्सी जो है वो 300 न्यूटन से खींच रहे हैं, यहाँ पे भी रस्सी को 300 न्यूटन से खींचा जा रहा है। तो ये बैलेंस्ड फोर्स है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव नहीं करेगा, क्योंकि जितनी फोर्स वहाँ है उतनी ही फोर्स यहाँ है, किसी भी एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर रही है। जितनी फोर्स यहाँ लग रही है उतनी फोर्स ही यहाँ लग रही है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। अब देखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। दूसरी अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, दो फोर्सेस एक्ट कर रही होगी, ऑपोजिट फोर्सेस ऑन द बॉडी, मूव द बॉडी इन द डायरेक्शन ग्रेटर फोर्स। अभी बराबर बराबर फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही है ना। जैसे मान लो ये टेबल है जो मैंने आपको बताया, अगर आप क्या करो, इस पे mg जब तक इसके r को बैलेंस कर रहा है तब तक तो ये यहाँ पे सस्टेन होके रह जाएगी टेबल पे, पर जैसे ही mg बढ़ जाएगा, मान लो आपने एक और बुक रख दी, एक और बुक रख दी, अब इसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये r जो है नॉर्मल रिएक्शन है, ये इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो ग्रेटर फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे की ओर। तो ग्रेटर फोर्स की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो नीचे की ओर ग्रेटर फोर्स लग रहा है, और ये तीन जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है ये क्या करेंगे? ये टेबल टूट जाएगा और नीचे की ओर ये मूव करना शुरू कर देंगे, तो इन्हीं को ही बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये टग ऑफ वॉर में एक तरफ 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस नहीं है दोनों तरफ से। तो ग्रेटर फोर्स कहाँ लग रहा है? इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ये जो है इस पे इस वाले डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फोर्स है। कितने न्यूटन की फोर्स से ये यहाँ मूव करेगा? तो देखो 300 तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, 100 ये भी तो लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो 100 है ये तो एक इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, बचेगी कितनी? 200 न्यूटन फोर्स से ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट है दैट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ग्रेटर फोर्स, जो बड़ी फोर्स है उसकी डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये दो टाइप होते हैं फोर्सेस के, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब इन्हीं फोर्सेस के आधार पे हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, सेकंड और थर्ड डिटेल में क्योंकि पढ़ रहे हैं तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। पहले आप डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड अच्छे से समझो। बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless acted upon by an external unbalanced force। ठीक है, मतलब जब कोई बॉडी रेस्ट पे होगी और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से एक स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, वो तब तक रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी जब तक बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर ना लगाई जाए, तब तक। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो एक बुक है, बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये क्या है? ये टेबल पे फॉर इटर्निटी पड़ी रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए ये टेबल पे ही पड़ी रहेगी अगर इस बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगाई जाए। अगर आप इस पे आके इंडिविजुअली इसको नहीं हिला रहे हैं या कोई भी फोर्स और नहीं लग रही है, कोई तूफान या कुछ भी फोर्स इस पे नहीं लग रही है, तो ये हमेशा हमेशा तक यही के लिए यहीं पड़ी रहेगी, इस टेबल पे ही होगी। तो ये फर्स्ट तो इसका पार्ट यहीं से प्रूव हो जाता है। देखो स्टेट ऑफ रेस्ट पे तब तक रहेगी जब तक इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगती। ठीक है, तो अ बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तब तक रेस्ट पे है
until और unless an external force is applied on it। तो ये बात समझ आ गई रेस्ट पे। यूनिफॉर्म मोशन का देखो, अब यूनिफॉर्म मोशन बोला है आपको और स्ट्रेट लाइन बोला है ना। तो स्ट्रेट लाइन क्यों बोला है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है बुक का, ये ऊपर से आर लग रहा है, ये रेस्ट वाली पोजीशन का ये रेस्ट दिखाएगा कि ये रेस्ट पे तब तक रहेगी जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्यों बोला है बॉल उसके लिए मोशन के लिए, क्योंकि देखो अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, पिछले लेक्चर में बात की थी, ध्यान रखना है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट चलते हुए अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो जब भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होता है, वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड जो होता है वो होती है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें मिलता है स्पीड से, वेलोसिटी से हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी मिलती है। तो मान लो कोई बॉडी अगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, तो वो स्पीड तो फिर भी सेम ही रहेगी। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, स्पीड तो फिर भी सेम ही रहेगी अगर ये किसी कर्व पे कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, पर वेलोसिटी सेम नहीं रह सकती, क्योंकि इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी थी, यहाँ पे आते आते इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई, यहाँ पे आते आते इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई। तो किसी भी सर्कुलर या कर्व्ड रोड पे जब चलते हैं तो डायरेक्शन चेंज होती रहती है हर पॉइंट पे, और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है ना, वेलोसिटी भी चेंज होती है। इसीलिए ये कंपल्शन है कि कोई भी बॉडी अगर जा रही है तो कहाँ जानी चाहिए, वो स्ट्रेट पाथ पे जानी चाहिए है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे जानी चाहिए है, स्ट्रेट लाइन पे मोशन करेगी। अच्छा, ऐसा होता तो नहीं है ना, पर क्या बोला, फर्स्ट पार्ट तो समझ आ गया आपको है ना, जब तक रेस्ट पे है तब तक रेस्ट पे ही रहेगी। पर अगर किसी यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो क्या चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए। समझो अच्छे से, जैसे मान लो ये बॉल है, ये बॉल किसी ग्राउंड पे किसी सरफेस पे चल रहा है, अब ये सरफेस पे बॉल जा रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड से, मान लो ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, क्या ये इसी स्पीड से चलता रहेगा हमेशा हमेशा तक? नहीं, थोड़ी टाइम में रुक जाता है ना, आगे जाके थोड़ा रुक जाएगा। तो ये क्यों बोला कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाई जाएगी तब तक ये रुकेगा नहीं, पर ये तो रुक रहा है। तो मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है यहाँ पे, क्या हो सकता है, यहाँ पे बॉल चल रहा है तो कौन सी फोर्स यहाँ पे लग रही होगी, पीछे वाली डायरेक्शन में बॉल आगे जा रहा है, पीछे वाली डायरेक्शन में क्या लग रही होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन घर्षण मतलब है ना। तो जो इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस होता है, नीचे वाला सरफेस है और एक बॉल का जो सरफेस है वो एक दूसरे में जो इरेगुलरिटीज होती है, सरफेस ऐसा बिल्कुल प्लेन तो नहीं होगा, पूरा फ्लैट तो नहीं होगा है ना, ये कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर आप डीप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, बॉल का भी सिमिलरली ऐसा होगा। तो ये इंटरलॉक हो जाएगा एक दूसरे के साथ सरफेस, और इंटरलॉक होते हुए ये कुछ इसको क्या एनर्जी चाहिए पड़ेगा ना उसको ओवरकम करने के लिए, आगे जाने के लिए वहाँ से, तो वो एनर्जी अपनी जो उसकी वेलोसिटी थी उसको थोड़ा लूज कर देगा और धीरे 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 क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो मतलब एक फोर्स इस पे एक्ट कर रही है जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ये रेस्ट पे आ रहा है। दूसरा क्या फोर्स हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस, एयर हवा भी तो है यहाँ पे, एयर डस्ट पार्टिकल होंगे, हवा के पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल होंगे जो पीछे की ओर फोर्स लगाएंगे बॉल पे। अगर बॉल मूव कर रहा है, मान लो आप बड़ी स्पीड से दौड़ रहे होते हो तो आपको भी लगता है कि बहुत ज़ोर से हवा आके आपकी बॉडी को थोड़ा रोक रही होती है, आपकी वेलोसिटी को, तो वैसे ही बॉल की वेलोसिटी को भी रोकती है दूसरी कौन सी फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। तो इन दो फोर्सेस की वजह से ये बॉल रेस्ट पर आ जाता है। अगर इन दोनों फोर्सेस को हम हटा दें, इन दोनों फोर्सेस को हम एटमॉस्फेयर से, अपने एनवायरनमेंट से हटा दें, तो ये बॉल इटर्निटी तक चलता ही रहेगा। मतलब न्यूटन ने बोला कि ये बॉल तब रुक रहा है क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही है। अगर ये कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो, मतलब अगर ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स ना हो, तो ये हमेशा हमेशा तक चलता रहेगा। जैसे मान लो स्पेस में कोई भी आपके पास में एग्जिस्ट नहीं करता है फ्रिक्शन, और कोई भी वहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं है, एयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप किसी भी वेलोसिटी से बॉल को फेंकोगे स्पेस में, तो आप चाहे कितने भी साल बाद जाओ, कुछ कभी भी जाओ,
उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी, वो उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा स्पेस में अभी तक, है ना। तो ये था न्यूटन का पहला लॉ, सिंपल। कोई भी बॉडी रेस्ट पे होगी या कोई भी बॉडी मोशन में होगी, कांस्टेंट स्पीड से जा रही होगी मोशन में और एक स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी, तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। फिर आते हैं इनर्शिया। अब देखो ये यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि न्यूटन के कौन से लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया होता है टेंडेंसी, एक टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। जो बॉल है वो क्या अपनी मोशन में जा रहा है तो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर रेस्ट पे है कोई बॉडी तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है ना। अगर उसमें आप चेंज करो तो उसके लिए वो थोड़ा ऑपोजिशन दिखाती है, रेजिस्टेंस दिखाती है, बस उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर आप रेस्ट में चेंज कर रहे हो, इन द स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन में भी चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इसी बेसिस पे हम देखेंगे इनर्शिया 3 टाइप का होता है। अच्छा पहले देखो, सेम नहीं होती है इनर्शिया की वैल्यू। अगर आप किसी बॉडी पे इनर्शिया आ रहा है, किसी दूसरी बॉडी पे भी इनर्शिया प्रोड्यूस हो रहा है, किसी तीसरी बॉडी पे भी इनर्शिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन सब की वैल्यू सेम नहीं होगी। कि किस पे डिपेंड करती है इनर्शिया की वैल्यू? वो करती है उसके मास पर डिपेंड। जितना बड़ा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। मान लो एक छोटा सा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, तो छोटे से पत्थर को आप हिलाना चाहोगे तो वो कम आपको रेजिस्टेंस देगा, पर अगर बड़े पत्थर को हिलाना चाहोगे तो आपको ज़्यादा वो ऑपोजिशन देगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा। तो मास ऑफ द बॉडी बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए देखो, मोर द मास मोर द इनर्शिया एंड वाइस वर्सा, है ना। अगर लेस होगा मास तो लेस भी इनर्शिया। तो इनर्शिया इसी बेसिस पे 3 तरह का होता है। कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखते हैं सबसे पहले। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी टू स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अपने वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा हमेशा के लिए। वो अपोज करेगा अगर चेंज कर लेगा वो अपनी पोजीशन को, पर पहले वो आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा, ऑपोजिशन थोड़ा दिखाएगा अपनी चेंज करने में स्थिति को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट एंड इट रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अफेक्टेड, है ना। तब तक वो रेस्ट पे रहेगा जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स इसको स्टेट ऑफ रेस्ट को अफेक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल देखो, ये बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है पैसेंजर का। अगर पैसेंजर मान लो बस में बैठे हुए हैं, तो पहले बस रेस्ट पे थी, समझ लो। तो अगर बस रेस्ट पे थी तो इसमें बैठे हुए पैसेंजर का भी पूरा बॉडी रेस्ट पे था। तो अगर इनका बॉडी रेस्ट पे था और अचानक से ड्राइवर क्या करता है? स्टार्ट्स द बस, है ना। अचानक से ड्राइवर बस को स्टार्ट कर देता है। अब जो पैसेंजर इसमें बैठे हुए हैं ना, पैसेंजर का लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो बस के साथ क्योंकि कनेक्टेड है, तो बस के साथ कनेक्टेड होने की वजह से वो तो बस के साथ डायरेक्टली क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होगा उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो भी मोशन में आ जाए बस के साथ, है ना। तो इसीलिए वो क्या करेगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वांट्स टू स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगा वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसीलिए बस जैसे ही आगे मूव करती है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी बस के साथ आगे मूव करता है, पर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पीछे ही रहना चाहता है, इसलिए आपको धक्का लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो जैसे यहाँ दिखाया गया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में धक्का लगता है। तो ये जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है ये शो करता है आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो जब बस रेस्ट पे होती है और अचानक से चलना शुरू करती है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो बस के साथ मोशन में आ जाता है, पर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को उतना टाइम नहीं मिलता कि वो मोशन में आ सके, इसीलिए वो उसी जगह पे रहना चाहेगा जहाँ था, और पीछे की ओर आपको यहाँ पे आपको बैकवर्ड पुश मिलता है,
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ का देख लो, तो देखो एक बीकर है या ग्लास है, उस पर कॉइन रखा है, कार्डबोर्ड रखा है, उस पर कॉइन रखा है। अगर कार्डबोर्ड को आप पुल करो या पुश करो इस तरह से, है ना, पुश करो तो धक्का दे दो आगे की ओर या पीछे की ओर पुल करो अचानक से, धीरे धीरे, तो वो कॉइन को उस टाइम क्या मिल जाएगा, धीरे धीरे खींचोगे तो कॉइन को टाइम मिल जाएगा कि वो अपना इनर्शिया ले ले, उसके साथ वो मोशन में आ जाए। पर अगर आप अचानक से खींचोगे तो ये क्या करेगा, इट विल शो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि रेस्ट पे था ये। अब अचानक से खींचोगे तो कॉइन जो है वो कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करेगा, कॉइन कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि कार्डबोर्ड के साथ मूव कर सके। इसीलिए ये क्या करेगा, इट वांट टू स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो इसीलिए क्या दिखाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट दिखाएगा, और ये क्या करेगा, इसमें बीकर में गिर जाएगा जाके, ठीक है। तो ये भी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल आप देखोगे, एक पेड़ में जो अगर आप उसकी ब्रांचेस को हिलाते हो तो उससे पत्ते गिरते हैं या उससे फ्रूट्स गिरते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब हम ब्रांचेस को शेक करते हैं तो जो पत्ता होता है वो मूव कर जाता है, ब्रांचेस के साथ पत्ते भी मूव करते हैं, जैसे ब्रांचेस हिलाओगे पत्ता भी मूव करेगा। पर पत्ता पहले क्या था, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब ये लीव यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे फ्रूट्स भी हो सकता है, तो ये रेस्ट पे था और ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, है ना, ये रेस्ट पे ही रहना चाहता है वहाँ पे। और आप जैसे ब्रांचेस को इधर उधर हिलाते, ब्रांचेस हिलती है पर ये इसको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, रेस्ट पे ही रहना चाहता है, इसलिए यहाँ से ब्रेक होके गिरने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की ही वजह से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका होता है जो होता है कारपेट। कारपेट को आप अगर स्टिक से बीट करते हो तो आपने देखा होगा डस्ट पार्टिकल गिर जाता है, वो भी किस वजह से गिरता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्यों, कैसे, जैसे कारपेट है, कारपेट आगे या पीछे मूव करता है तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल होता है दैट वांट्स टू स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और जो कारपेट है वो तो मूव कर जाता है, पर जो डस्ट पार्टिकल उसमें होंगे वो वहाँ पे वहीं पे रहना चाहेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट पे, तो पीछे हट गया और वो गिर जाएंगे, क्योंकि वो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे, अपनी जगह पे ही रहना चाहता है, ठीक है। अगला देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में ही रहना चाहता है until an external force is applied on it, है ना, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तब तक वो मोशन में ही रहना चाहता है। सेम एग्जाम्पल पैसेंजर वाला एग्जाम्पल है ना, बस की अगर बात करें तो बस मान लो मोशन में है ना, पहले बस मोशन में है तो ह्यूमन बॉडी भी पूरी, कोई पैसेंजर जो बैठे हैं वो पूरे के पूरे मोशन में उनकी बॉडी। अब अचानक से बस क्या हो गई, ड्राइवर ने ब्रेक मार दी अचानक से, तो अचानक से ब्रेक मार देंगे अगर ड्राइवर तो क्या होगा, पैसेंजर जो है उनका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो बस के साथ रेस्ट पे आ जाएगा, पर सेम जैसे हमने किया अपर पार्ट ऑफ द बॉडी डिड नॉट गेट टाइम, है ना, इसको इतना टाइम नहीं मिला कि ये रेस्ट पे आ जाए तुरंत बस के साथ, इसीलिए ये क्या करेगी, ये मोशन में ही रहना चाहेगी, ठीक है, रेस्ट पे नहीं आ पाएगी, मोशन में ही रहना चाहेगी, ये बस के साथ आगे जाना ही चाहेगी। तो ये हमें क्या लगता है, एक फॉरवर्ड पुश मिलता है यहाँ पे, है ना, फॉरवर्ड पुश मिलता है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी पैसेंजर है उनको आगे की ओर धक्का लगेगा, ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। फिर दूसरा एग्जाम्पल है एथलीट को, आपने देखा होगा एथलीट जो है वो क्या करता है, पहले जंप करने से, लॉन्ग जंप या हाई जंप करने से पहले थोड़ा पीछे से ज़्यादा दौड़ के आते हैं, है ना, पहले ही दौड़ के आते हैं, क्योंकि अगर वो वहीं से जंप करेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, है ना, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी पहले रेस्ट पे थी और रेस्ट से अचानक मोशन में नहीं आ सकती बॉडी, तो इसीलिए वो थोड़ा पहले पीछे दौड़ के आते हैं ताकि उनकी बॉडी मोशन में आ जाए और मोशन के साथ वो एक लंबा और हाई जंप मार सके, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे दिया एक हॉकी पक होता है जो, है ना, जो हॉकी खेलते हैं, जिससे आइस हॉकी आपने देखी होगी, तो ये हॉकी पक होता है, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू टू स्लाइड ऑन आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर ये कंटिन्यू स्लाइड करता रहेगा जब तक इसकी डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए हॉकी स्टिक के साथ, ठीक है। तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। लास्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन,
ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, वही कि ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक क्या करेगा, अपने उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा जिस डायरेक्शन में है वो है ना, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ना लगे और उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करे, है ना। तो एक रेजिस्टेंस शो करेगा वो चेंज इन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो जैसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हुआ है, बस का ही एग्जाम्पल या गाड़ी का एग्जाम्पल ले लो। जब भी आप पैसेंजर है बस में होंगे तो जब भी सीधे रास्ते पे बस जा रही है तो आपकी बॉडी स्टेबल है, पर जैसे ही टर्न ले लेगी, है ना, जैसे ही टर्न ले लेती है बस, वैसे ही क्या होगा, हमारी जो बॉडी है, देखो फोर्स ऑन द कार यहाँ लग रही है क्योंकि यहाँ पे टर्न आ रहा है, और हम क्या करते हैं, हम विंडो की तरफ हमारी बॉडी पे एक जोर से फोर्स लगता है ना, और हम आउटवर्ड की तरफ हमें पुश मिलता है ना। तो यहाँ पे हमें मिलेगा पुश, एक आउटवर्ड, ये भी होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो जैसे हमारे प्लैनेट है ना, जैसे मून अर्थ के आसपास या अर्थ जो है सन के आस रिवॉल्व करती है, एक रीज़न तो है ग्रेविटी की वजह से करती है, दूसरा रीज़न है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाते रहना ये प्रेफर करती है, ठीक है। अगर चेंज करेंगे डायरेक्शन को तो ये सीधा निकल जाएगी वहाँ से, है ना। तो ये क्या करेगी, ये उसी मोशन में उसी डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी जिस डायरेक्शन में ये जा रही है, ठीक है। तो ये है आपके पास में इनर्शिया। तो ये आज हमने डिस्कस किया फोर्स और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए एचपीएस और यूपीएससी और भी दूसरे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।